नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आज है 3 जून 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइज, ये लेक्चर मैं डेली मॉर्निंग में सुबह 6 बजे इस वीडियो को अपलोड कर देती हूँ एंड ये लेक्चर आप सभी को बाइलिंगुअल मिलता है, हिंदी प्लस इंग्लिश में। ये लेक्चर आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सफिशिएंट है गाइज, एंड डे ऑफ द वर्ड भी हम इस लेक्चर में ही डिस्कस करते हैं। तो आज का जो सेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो प्लीज आप सभी लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो के। एंड इस लेक्चर में आज मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि आज के दिन के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अब स्टार्ट कर लेते हैं सेशन। सो गाइज, आप सभी बताइए कि आप सभी कैसे हैं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे अपनी पढ़ाई करोगे ना। ओके, सो स्टार्ट। एंड आप सभी को लिखना है कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत। एंड आज का जो थॉट ऑफ द डे है गाइस, आंखों में नींद भले बहुत हो, ठीक है, आंखों में नींद भले ही बहुत हो पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। तो गाइज, आपको अपने टारगेट के ऊपर फोकस रखना है एंड आपको क्या करना है, नींद आती रहे भले लेकिन आपको सोना नहीं है। अपने जो भी आपने टारगेट रख रखा है, जो भी आपको टारगेट अचीव करना है उसके ऊपर फोकस करिए। नींद को बिल्कुल पीछे छोड़िए और आप अपनी पढ़ाई कीजिए। ओके, सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि जो भी मेरी वीडियोस आए वो आप तक, उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाए। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं सेशन। आज है 3 जून 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। ओके, हाल ही में फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड मिल्क डे, व्हेन हैज वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? अभी हाल ही में गाइस विश्व दूध दिवस मनाया गया है कि वर्ल्ड मिल्क डे को सेलिब्रेट किया गया है। तो गाइस, करेक्ट ऑप्शन होगा माय डियर फ्रेंड ऑप्शन ए, यानी कि 1 जून को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड मिल्क डे। सो अब जान लेते हैं इसके बारे में कि कब से इसकी शुरुआत हुई है। ओके, सो विश्व दूध दिवस प्रतिवर्ष 1 जून को मनाया जाता है। इसे 2001 में संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के खाद्य और कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के द्वारा इसे बनाया गया था। तो 2001 में इसकी शुरुआत कर दिया गया था विश्व दूध दिवस के रूप में मनाने के लिए। वही बात करेंगे सेकंड पॉइंट की। तो विश्व दूध दिवस का उद्देश्य है विश्व भर में दूध की खपत और लाभ को बढ़ावा देना, कि कैसे हम जो विश्व भर में दूध की खपत को बढ़ाएं और उसकी पूर्ति कैसे की जाए और इसके लाभों को कैसे बढ़ाना है। ओके, इस दिन का लक्ष्य है डेयरी उद्योग से संबंधित जागरूकता और समर्थन पहल को बढ़ावा देना। विश्व दूध दिवस 2023 की थीम की बात कर लेते हैं। तो मैं आगे आप सभी से हर बार बताती हूँ कि जो डे होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, उसके साथ उसकी थीम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो वन डे एग्जाम में आपसे डे एंड उसकी थीम जरूर पूछ सकते हैं। सो आपको याद होना चाहिए थीम एंड डे। सो अब डिस्कस करते हैं यहाँ पे 2023 की यहाँ पे थीम विश्व दूध दिवस की। तो बात करें यहाँ पे दिखाना कि कैसे डेयरी अपने पर्यावरण पद चिन्ह को कम कर रही है जबकि पौष्टिक खाद्य पदार्थ और आजीविका भी प्रदान कर रही है। ये इस साल की थीम है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे थीम पर्यावरण प्रभाव को कम करने और पोषण और आजीविका में इसके योगदान को कम करने के लिए डेयरी उद्योग के प्रयासों पर प्रकाश डालती है। विश्व भर में 6 अरब से अधिक लोग डेयरी उत्पादन का सेवन करते हैं। तो वर्ल्ड में 6 बिलियन पीपल्स ऐसे हैं जो कि कंज्यूम करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे FAO की। तो FAO की बात करें तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब की गई थी, इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? तो इसकी इस्टेब्लिश की बात करें तो 16 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर की बात करें गाइस तो हेडक्वार्टर क्या है, रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल कौन है? तो क्यू डोग्यून है। ओके, तो क्यू डोग्यून इसके डायरेक्टर जनरल हैं FAO के। सो आपको याद रखना है विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में अश्वनी कुमार को किस बैंक के MD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रिसेंटली अश्वनी कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD ऑफ विच बैंक? तो गाइज यूको बैंक। तो आपको इस पर्टिकुलर इमेज से समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन करेक्ट होगा गाइज, ऑप्शन बी इज करेक्ट है। यानी कि यूको बैंक ने अभी हाल ही में अपने MD को
चुन लिया है, जो जिनका नाम है अश्वनी कुमार। तो आप इस पर्टिकुलर इमेज में आप जिन्हें देख रहे हैं, इन्हीं का नाम है अश्वनी कुमार और इन्हें ही बनाया गया यूको बैंक के क्या बनाया गया, एमडी। ओके, कैबिनेट की नियुक्ति समिति यानी कि एसीसी ने इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक अश्वनी कुमार को यूको बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्ति करने की मंजूरी दे दी है। अश्वनी कुमार की बात करें तो ये स्थान लेंगे सोमा शंकर प्रसाद की जगह ले रहे हैं, तो ये भी याद रखिएगा, जो कि 31 मई को जो कि रिटायर हो चुके हैं, जो कि सेवानिवृत्त हो गए हैं अभी। ओके, केंद्र ने दिसंबर 2021 में सोम शंकर प्रसाद, तो प्रसाद का मीनिंग यहाँ पे क्या है, इनका फुल नेम है सोम शंकर प्रसाद को 2021 में यूको बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। वहीं अश्वनी कुमार की बात की जाए तो इनकी जो नियुक्ति की बात की गई है वो 1 जून से स्टार्ट हो जाएगी। वहीं 3 साल की अवधि के लिए ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का नेतृत्व भी करने लगेंगे। ओके, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार कुमार अपने प्रदर्शन की समीक्षा के बाद 2 साल या अगले आदेश तक जो भी पहले हो कार्य की अवधि के विस्तार के लिए पात्र होंगे। यानी कि अगर उनका ईयर कंप्लीट हो जाए या ईयर कंप्लीट होने से पहले या फिर किसी की वो अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं अदर एमडी की, तो वो कर सकते हैं। ओके, कुमार की बात की जाए तो अश्वनी कुमार एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिन्होंने 5 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों यानी बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉर्पोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड पंजाब नेशनल बैंक, साथ ही साथ इंडियन बैंक के विभिन्न कार्यालयों में भी सेवा दी है। तो ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, साथ ही साथ इन्होंने 5 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भी इन्होंने काम किया है। ठीक है, उनके कार्य अनुभव में होलसेल की बात करें तो बैंकिंग डिवीजन और कई शाखा औद्योगिक वित्त सेवाओं सहित के प्रमुख के रूप में काम करने के लिए शामिल किया गया है इन्हें। अब बात कर लेते हैं यूको बैंक के बारे में। तो यूको बैंक की बात की जाए तो यूको बैंक एक भारत का एक अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जिसकी स्थापना की बात करें तो 1943 में कर दिया था और इस बैंक का पहले नाम था यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक के रूप में इसे स्थापित किया गया था, लेकिन 1985 में इसका नाम बदल के यूको बैंक कर दिया गया है। यूको बैंक एक सहकारी स्वामित्व वाला बैंक है और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के प्रशासन नियंत्रण में ही काम करता है। साथ ही साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित और बैंकिंग नियमों दिशा निर्देश का अनुपालन भी करता है। यूको बैंक का भारत भर में व्यापक शाखा नेटवर्क है जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के ग्राहकों की सेवा करता है। तो आपको याद रखना है यूको बैंक की स्थापना 1943 में हुआ था, जो कि जब हमने इसके यूको बैंक की स्थापना किया गया था 1943 में, तो इस बैंक का नाम था यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, जिसका नाम बदला गया था 1985 में यूको बैंक कर दिया गया है और ये अंडर किसके आता है, तो वित्त मंत्रालय के प्रशासन नियंत्रण में ही काम करता है। ओके, और बैंकिंग नियम और दिशा निर्देश की बात करें तो आरबीआई की जो भी गाइडलाइंस है उनको ये फॉलो करता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है थर्ड, हाल ही में किस देश की कंपनी ने 100 यानी 100 ऑलस्टॉम वंदे भारत बनाएगी? तो विच कंट्री कंपनी विल मेक 100 ऑलस्टॉम वंदे भारत ट्रेन रिसेंटली? तो कौन सा ऐसा देश है जिसने 100 ऑलस्टॉम वंदे भारत ट्रेन बनाने की बात कही है? तो गाइस करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी फ्रांस ने ये बात कही है। ओके, तो फ्रांस की ये ट्रेन है जो कि है वंदे भारत ट्रेन, जो ये बनाएगी ऑलमोस्ट कंपनी 100। तो देश की सबसे पुरानी आधुनिक वंदे भारत को अब स्पीलर कोच में आने की तैयारी शुरू हो गई है। फ्रांसीसी रेल कंपनी यानी कि एल्स्टॉम स्लीपर सुविधा के साथ 100 एल्युमिनियम बॉडी वाली वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण करने जा रही है। ट्रेन को स्लीपर कोच में बनाने के लिए 2 कंपनियों ने बोली लगाई थी। पहली है अल्स्टॉम, दूसरी है हैदराबाद की मेधा सर्विस ड्राइव्स थी। मेधा सर्विस की बात करें तो यह प्रति ट्रेन की बात करें तो ये 169 करोड़ रुपए की कीमत पर बोली लगाई गई थी, 159 करोड़। वहीं एल्स्टॉम की बात करें तो इसने प्रति ट्रेन यानी पर ट्रेन में इसने 150.9 करोड़ रुपए बनाने में ट्रेन को बनाने का दावा किया है।
वहीं फिलहाल अब बात कर लेते हैं देश में कुल कितनी ट्रेनें हैं। तो देश में अभी कुल 18 वंदे भारत ट्रेनें हैं जो कि चल रही हैं वर्तमान समय में। देश में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के निर्माण में औसतन 120 करोड़ रुपए का खर्च आता है। इस ट्रेन को स्टेनलेस स्टील बॉडी की तुलना में एल्युमिनियम बॉडी से बनाया जाएगा, जिसकी वजह से ट्रेन का वजन जो है काफी हल्का रहेगा। वहीं इस ट्रेन की क्षमता की बात करें तो 200 किलोमीटर प्रति घंटा है इसकी क्षमता। वंदे भारत ट्रेन का नाम अगर बात करें तो पहले वंदे भारत ट्रेन का नाम रखा गया था ट्रेन 18 रखा गया था। फिर बाद में सरकार ने नाम बदलकर इसका नाम रख दिया वंदे भारत। ओके, सो अब डिस्कस कर लेते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजन का नामकरण किया है। तो कौन सा रेलवे जोन है ऐसा जिसने शहीदों के नाम पर अपने ट्रेन के इंजन का नामकरण किया है। तो विच रेलवे जोन हैज रिसेंटली नेम्ड ट्रेन इंजन आफ्टर मेरिटिस। तो गाइस करेक्ट ऑप्शन बी यानी कि उत्तर यानी कि नॉर्दर्न रेलवे ने अपने ट्रेन के जितने भी इंजन हैं उनका नामकरण करने की बात की गई है, वो भी शहीदों के नाम पे वो अपने ट्रेन के नाम रखेंगे। ओके, बात करेंगे यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन की, हाल ही में किसने नौसेना आयुध के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। तो हु हैज रिसेंटली टेक ओवर एज डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल आर्मेंटमेंट। तो हाल ही में नौसेना आयुध के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है, किसी ने पद ग्रहण किया है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल आर्मेंट। तो गाइस करेक्ट ऑप्शन होगा फिफ्थ का ऑप्शन बी यानी श्री पी उपाध्याय। श्री पी उपाध्याय जी को बनाया गया है नौसेना आयुध के डायरेक्टर जनरल। पी उपाध्याय की बात कर ली जाए यहाँ तो यह पी उपाध्याय की बात करें तो IANS ने KSC अय्यर ने नौसेना आयुध महानिदेशक बोले तो DGONA ओके के रूप में पदभार संभाला है, जो कि 31 मई 2023 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे KSC अय्यर। ओके, KSC अय्यर। ओके, पी उपाध्याय की बात करें तो भारतीय नौसेना आयुध की सेवा में 1987 के बैच के अधिकारी हैं, जिन्हें 12 जुलाई 1989 को भारतीय नौसेना के नौसेना आयुध संगठन में शामिल किया गया था। वही बात करें SGSITS इंदौर से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में इन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है। 1988 में इन्होंने डिजिटल तकनीकी और इंस्ट्रूमेंटेशन में विशेषज्ञता के साथ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के साथ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है इन्होंने, किसमें, डिजिटल तकनीकी और इंस्ट्रूमेंटेशन में 1988 में। वह 1995 में गाइडेड मिसाइल में विशेषज्ञता के साथ पुणे विश्वविद्यालय में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी इन्होंने ग्रेजुएशन किया था, जो कि है गाइड मिसाइल, ठीक है ना, 1995 में। 34 वर्ष की अवधि में इन्होंने नए NDA विशाखापट्टनम, NDA करंजा, NDA ट्रम्बे और NDA अलवे में विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य भी किए हैं। वहीं ये बात करें इनकी श्री पी उपाध्याय जी की, तो वह NDC 53 के नेवल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र भी रह चुके हैं। तो याद रखिएगा इन सभी बातों को। अब डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 6th है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने OPS अभियान की शुरुआत की है। तो रिसेंटली विच स्टेट पुलिस हैज बीन स्टार्टेड OPS कैंपेन। तो गाइस करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी पंजाब राज्य ने अभी पंजाब राज्य की पुलिस के द्वारा OPS अभियान को शुरू किया गया है। ओके, अब बात करेंगे 7th क्वेश्चन की, हाल ही में किसने SECI के MD के रूप में कार्यभार संभाला है। तो हु हैज रिसेंटली टेकन चार्ज एज द MD ऑफ SECI। तो SECI के अभी MD कौन चुने गए हैं। तो गाइस करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी अजय यादव। अजय यादव ने अभी हाल ही में SECI के MD के रूप में अभी पदभार संभाला है। वहीं अजय यादव की बात करें तो हाल ही में भारतीय सौर ऊर्जा निगम मीनिंग होगा इसका इंग्लिश में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अभी हाल ही में ND यानी कि MD निदेशक, प्रबंध निदेशक के रूप में भूमिका ग्रहण की है, जो कि नवीनकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास है। अपने व्यापक अनुभव और विशेषज्ञता के साथ यादव सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने और देश भर में नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना के सुविधा देने के लिए बात करें अगर तो
ECI को अधिक ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए तैयार हैं। तो अजय यादव को बनाया गया है एमडी किसका, तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का अभी अजय यादव को एमडी चुना गया है। बात करेंगे 8 क्वेश्चन की। हाल ही में पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बनी है? हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन एनसीसी कैडेट टू कंप्लीट द माउंटेन ट्रेनिंग कोर्सेज। तो अभी हाल ही में पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बनी है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी शालिनी सिंह। शालिनी सिंह ने अभी हाल ही में अपना माउंटेन ट्रेनिंग कोर्स है उन्होंने ये कंप्लीट किया है, शालिनी सिंह ने, जो कि वुमेन एनसीसी कैंडिडेट है। ठीक है, लखनऊ की रहने वाली है शालिनी सिंह, जिन्होंने उत्तराखंड के उत्तरकाशी के हिमालय क्षेत्र में उत्तन पर्वतारोहण पाठ्यक्रम में सफलता पूर्वक पूरा करने वाली देश की पहली महिला एनसीसी कैडेट बनकर इतिहास रचा है। शालिनी की बात करें तो वह एक अवर अधिकारी भी है। शालिनी ने अपने पीजी की पढ़ाई बप्पा श्री नारायण वोकेलेशन पीजी कॉलेज में पूरा किया है। पढ़ाई के दौरान उन्होंने 45 की टीम में सैलानी जो थी एकमात्र महिला कैडेट थी जिन्होंने इस कोर्स को चुना था। वहीं शालिनी ने पहलगाम जम्मू कश्मीर में पिछले साल अनिवार्य बुनियादी पर्वतारोहण पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद 26 अप्रैल के महीने भर चलने वाले पर्वतारोहण पाठ्यक्रम की शुरुआत की थी। साथ ही साथ शालिनी ने ड्रिंग वेल में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच 15,400 फीट की भी चढ़ाई की है। तो शालिनी सिंह बन गई हैं अभी हाल ही में पर्वतारोहण पाठ्यक्रम को कंप्लीट कर लिया है, जो कि एनसीसी कैडेट बनी है। ओके, सो ये सभी आप सबको यहाँ पे इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो आप यहाँ से भी रीड आउट कर सकते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 9th है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो शेतकारी महासमन योजना की शुरुआत की है? तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द नमो शेतकारी महासमन योजना? तो नमो शेतकारी महासमन योजना की शुरुआत किया है महाराष्ट्र सरकार ने। तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, एकनाथ शिंदे के द्वारा। ओके, तो बात करते हैं इसी के बारे में। महाराष्ट्र के हाल ही में राज्य में किसानों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक नई वित्तीय योजना की शुरुआत कर दी गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नमो शेतकारी महासमन योजना के नाम से जाने जाने वाली इस योजना को मंजूरी दे दी गई है। ओके, अब बात कर लेते हैं नमो शेतकारी महायोजना के बारे में। तो इसके बारे में भी याद रखिएगा, ये किसानों के लिए एक वित्तीय सहायता का काम करेगी, जो कि महाराष्ट्र में किसानों को 6,000 रुपए का वार्षिक भुगतान मिलेगा इसके जरिए। यह वित्तीय सहायता 6,000 रुपए की राशि के अतिरिक्त है, जो किसानों को पहले से ही केंद्रीय प्रधानमंत्री विकास सम्मान निधि योजना के प्रति वर्ष किस्त में प्रदान की जा रही थी। इस योजना का उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य है किसानों की आय को अतिरिक्त बढ़ावा देना, साथ ही साथ उनके वित्तीय स्थिरता को भी बढ़ाना है। तो याद रखिएगा, नमो शेतकारी महासजन योजना की शुरुआत की गई है किसानों के लिए वित्तीय सहायता, जो कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। सो आज डिस्कस कर लेते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 10th। हाल ही में फोर्ब्स के अनुसार सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बना है? तो विच हैज बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स रिसेंटली? तो गाइस करेक्ट ऑप्शन हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन सी, यानी रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड जो है गाइस यहाँ पे फोर्ब्स के अनुसार बात करें तो मूल्यवान यानी कि वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब के लिस्ट में वो शामिल हो चुका है। ओके, फोर्ब्स के अनुसार लगातार दूसरी बार रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब को इंग्लिश क्लब यानी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड से आगे निकलकर दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। स्पेनिश क्लब है रियल मैड्रिड, जो कि 6.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य के साथ लगातार दूसरे वर्ष सूची में सबसे ऊपर है। क्लब में आखिरी बार 2019 में शीर्ष स्थान पर रहा था। वहीं रियल मैड्रिड के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार कहा गया कि यह एक प्रतिष्ठित प्रकाशन अपनी रिपोर्ट में बताता है कि हमारे क्लब ने पिछले वर्ष की तुलना में मूल्य में 19% की वृद्धि हासिल कर ली है। ओके,
सो अब बात करेंगे हम लोग अपने फेवरेट सेशन जो कि है डे ऑफ द वर्ड। एंड डे ऑफ द वर्ड का जो आज का वर्ड है ओमिनोस। ओमिनोस का मतलब होता है ओमिनोस का मतलब होता है मनुष्य, या बोल सकते हैं आप अपशगुन। एंड और क्या बोल सकते हैं, अपशगुन हो सकता है, अमंगल बोल सकते हैं, या फिर अशुभ बोल सकते हैं। ठीक है, तो ओमिनस का मीनिंग होता है मनुष्य, अपशगुन, अशुभ। ओके, तो आप याद रखिएगा इस वर्ड को एंड मेक द सेंटेंस बनाइएगा। एंड टेक केयर गाइस, आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।